हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। मैं आयुष अग्निहोत्री आप सभी का स्वागत करता हूं महेंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल डियर 11 अप्रैल का करंट अफेयर लेकर मैं तैयार हूं। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं आज के इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। सबसे पहले आप सभी को ईद की मुबारकबाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल, अल्लाह आप सभी की ईदी दे और आपको बहुत सारी उन्नति, शुभकामनाएं और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ें। उन्नति, तरक्की, ऊर्जा के साथ आप ग्रो करें, आगे बढ़ें, बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी उन्नति आए आपके जीवन में। तो बिल्कुल ये ईद आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। तो आप सभी को ईद की मुबारकबाद, आप सभी को ईद की अनगिनत शुभकामनाएं। अल्लाह का हाथ आप पर हमेशा रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को, इस स्पेशल सेशन को। तो चलिए, दैट इज सबसे पहले डियर हम बात करें, जैसे हमेशा से आपको पता है सेशन में हम आपके साथ डेली सेशन में जो इंडेक्स रहता है, सबसे पहले लास्ट डे हाइलाइट्स देखते हैं, फिर करंट न्यूज, रैपिड फायर, कंपाइल करंट फैक्ट, स्टैटिक जीके, एमसीक्यू, वेना एंड टुडे क्विज क्वेश्चन। ये सारे इवेंट रहते हैं जो इस सेशन में हम आपके साथ लेकर चलते हैं। वन बाय वन ये सारे इवेंट्स हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। जो भी फर्स्ट टाइम कनेक्ट हो रहे हैं आसानी से इस पॉइंट को बिल्कुल समझ लेंगे, है ना। और इसके साथ ही मैं आपको बताऊं डियर, फर्स्ट इज लास्ट डे हाईलाइट, सेकंड इवेंट है करंट न्यूज का, थर्ड कंपाइल करंट फैक्ट है, फोर्थ कंपाइल करंट फैक्ट एंड स्टैटिक जीके है, फिफ्थ आपका एमसीक्यू है, सिक्स आपका विनर अनाउंसमेंट है एंड टुडे क्विज क्वेश्चन सेवेंथ है। ठीक है, तो इन सारे इवेंट्स में जो सेकंड इवेंट है आपका, यहाँ पे आपको शॉर्ट फॉर्म में नोट्स क्रिएट करते हुए चलने होते हैं, और एक स्टैटिक जीके का जो पार्ट है कंपाइल करंट फैक्ट, इसको आपको अपनी फाइल में नोट करते चलना होता है, ऐड करते चलना होता है। ठीक है, और सारे पार्ट आप ऐड करते चलते हैं। यहाँ पे जो करंट न्यूज हम लेकर आते हैं, ये न्यूज पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, बिजनेस स्टैंडर्ड एंड द हिंदू एंड अदर सोर्सेज से सिलेक्टेड न्यूज कलेक्ट करके कंपाइल करके लाते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो, इंपॉर्टेंट हो, और किस तरह से इंपॉर्टेंट होने वाली है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, वो सारी चीजें हम आपके साथ डिस्कस करते हुए चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। चलते हैं आज के लास्ट डे हाईलाइट्स की तरफ। दैट इज लास्ट डे हाईलाइट्स में फर्स्ट न्यूज अगर हम देखें तो कल की न्यूज थी, संगीत नाटक अकादमी के द्वारा शक्ति फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांस का आयोजन किया गया। डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से इस तरह से बनेगा, ये बताइए अभी हाल ही में शक्ति फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांस का किसने ऑर्गेनाइज किया है? तो संगीत नाटक अकादमी के द्वारा क्या किया गया है? ऑर्गेनाइज किया गया है। बिल्कुल बिलीव मानिए, इसी तरह से क्वेश्चन यहां से बनेगा। ओवरऑल रिलेवेंसी को आप चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज थी हम लोगों की सिडबी, जो कल हमने डिस्कस की थी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारा नॉन कॉमर्शियल बैंक है, डेवलपमेंट बैंक या स्पेशलाइज्ड बैंक के नाम से जानते हैं। सिडबी हेडक्वार्टर लखनऊ, 2 अप्रैल 1990 को एस्टेब्लिश हुआ था। तो सिडबी के द्वारा गिग वर्कर्स के लिए सूक्ष्म ऋण देने के लिए फिनटेक प्लेटफॉर्म है कर्मा लाइफ, जिसके साथ इसकी साझेदारी की है किसने? सिडबी ने। किसके साथ की है? कर्मा लाइफ। कर्मा लाइफ फिनटेक है जिसके साथ इसने क्या किया है? एक पार्टनरशिप की है फाइनली, है ना। कर्मा लाइफ आपको ध्यान रखना है, कर्मा लाइफ टू एक्सटेंड माइक्रो लोन्स टू गिग वर्कर्स। ठीक है, गिग वर्कर्स के लिए फाइनली कर्मा लाइफ के साथ इसने पार्टनरशिप की है। ठीक है, ये न्यूज डिटेल में आपके साथ कल डिस्कस हुई थी। नेक्स्ट चले तो इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन लॉन्च इनिशिएटिव ईवी स्टार्टअप्स। ईवी दैट इज आप सभी समझ गए होंगे, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को लेकर स्टार्टअप्स के लिए इन्होंने बात करना शुरू कर दिया है इंडिया ने यूरोपियन यूनियन के साथ। यूरोपियन यूनियन आप सभी जानते हैं हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स के बेल्जियम में है। यूरोपियन यूनियन 27 कंट्रीज का ग्रुप है, जो कि इसमें से 18 कंट्रीज आपके यूरो करेंसी को फॉलो करते हैं। ब्रिटेन बाहर हो चुका है, ब्रेक्जिट को आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, है ना। तो ब्रिटेन बाहर हो चुका है यूरोपियन यूनियन से। ठीक है, भारत यूरोपीय संघ ने ईवी स्टार्टअप के लिए पहल शुरू की है। डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा अभी हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स स्टार्टअप्स के लिए किसके साथ इनिशिएटिव लिया है? तो यूरोपियन यूनियन के साथ इनिशिएटिव लिया है। ये फ्लैग आपको यूरोपियन यूनियन का दिख रहा है और ये अपना प्यारा भारत।
नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट न्यूज हम लोगों की है जो नेक्स्ट न्यूज महाराष्ट्र में अगर हम बात करें, महाराष्ट्रियन नौ वर्ष जो शुरू होता है उसे गुड़ी पड़वा के नाम से जानते हैं, है ना। आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था। नवरोज के नाम से जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है ये नौ वर्ष, जो चैत्र के 9 दुर्गों से शुरू हो जाता है ना। संवत्सर विक्रम संवत्सर शुरू होता है। हम अगर बात करें तो सूर्य पर आधारित एक कैलेंडर होता है, तो महाराष्ट्रियन नौ वर्ष जो है वो गुड़ी पड़वा के नाम से मनाया जा रहा है और ये शुरू हो चुका है। कल आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया था। इससे पहले तेलुगु नौ वर्ष की बात करें तो ये उगादी के नाम से मनाया जाता है। तेलुगु नौ वर्ष शुरू में लोगों ने पारंपरिक उत्साह उल्लास के साथ मनाया उगादी उत्सव। इसीलिए भारत को अगर हम देखें तो भारत मात्र एक देश नहीं, बहुत सारी संस्कृतियों, कल्चर, संप्रदायों का एक ग्रुप है, एक समूह है और एक आध्यात्मिकता के रूप में अगर हम बात करें तो एक मिसाल के रूप में आता है ना। भारत अतिथि देवो भव जैसे वाक्यों को चरितार्थ करता हुआ दिखता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित दुख भार भवेत् जैसे संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहा है और ऑल ओवर वर्ल्ड को ये कहीं ना कहीं एक मिसाल के रूप में कायम हो रहा है। चलिए, तो तेलुगु में उगादी ध्यान रखेंगे और गुड़ी पड़वा ध्यान रखेंगे, नवरोज ध्यान रखेंगे, रामनवमी के नाम से ध्यान रखेंगे। यूपी और अगर हम बात करें यूपी और आसपास के राज्यों में रामनवमी जो है के नाम से ये नया वर्ष शुरू होता है, चैत्र शुक्ल जैसे ही आपके चैत्र के 9 दुर्गे शुरू होते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट न्यूज की बात करें, आपके साथ डिटेल में ये न्यूज डिस्कस हुई थी। नेपाल में नेपाल भारत विकास सहयोग के तहत स्कूल भवनों का निर्माण शुरू किया गया है। डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया था। अमाउंट आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि ये डायरेक्टली जो अमाउंट है वो डायरेक्टली हमारे एग्जाम का पार्ट बनता है। नेक्स्ट न्यूज की बात करें, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और मॉरिशस। भाई ये यहाँ पर 5 कंट्रीज निकल कर आ रहे हैं। नेपाल है, मालदीव है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, मॉरिशस है। ये 5 देश हैं, लेकिन इनमें से 4 देश जो है हमारे क्या है, पड़ोसी देश हैं। नेपाल की अगर बात करें, है ना, नेपाल की बात करें, मालदीव की बात करें, श्रीलंका की बात करें, मालदीव है, श्रीलंका है, ठीक है, और बांग्लादेश है। तो ये हमारे पड़ोसी देश हैं। और मॉरिशस की बात करें तो साथ भारत के सहयोग से उन्हें प्रारंभिक चेतावनी मौसम प्रणाली स्थापित करने में सहायता देगा। तो फाइनली आपको कंट्रीज का नाम ध्यान रखना है, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और मॉरिशस के साथ भारतीय सहयोग से उन्हें प्रारंभिक चेतावनी मौसम प्रणाली स्थापित करने में सहायता करेगा, यानी अर्ली वार्निंग वेदर सिस्टम। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि भाई यहाँ पे क्या मुहैया कराया जाएगा, अर्ली वार्निंग वेदर सिस्टम, ठीक है, अर्ली वार्निंग वेदर सिस्टम। तो डायरेक्टली पूछा जाएगा अभी हाल ही में कौन से पड़ोसी देश या कितने देशों को अर्ली वार्निंग वेदर सिस्टम देने की बात की है भारत ने, तो 5 देशों को बात की है, नेपाल है, मालदीव है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है और मॉरिशस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चले, तो नेक्स्ट न्यूज हम लोगों ने डिस्कस की थी। म्यांमा स्थित सिटवे बंदरगाह का संचालन भारत के पास आ गया है, ईरान के चाहबार बंदरगाह, और इसके बाद ये दूसरा बंदरगाह म्यांमा का है जो कि भारत के पास इसका संचालन आ चुका है। म्यांमा स्थित सिटवे बंदरगाह का संचालन अब भारत करेगा। ईरान के चाबहार बंदरगाह के बाद यह दूसरा विदेशी बंदरगाह है जिसका संचालन भारत कर रहा है। म्यांमा हमारा पड़ोसी देश है, बिल्कुल है। म्यांमा की बात करें तो नाइपिडो इसकी कैपिटल है। और फाइनली बात करें इसके कितने राज्य हैं जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, कल भी हमने आपके साथ डिस्कस किया था। भारत के साथ सीमा साझा करने वाले 4 राज्य हैं। एन फॉर नागालैंड, एम फॉर मिजोरम, एम फॉर मणिपुर, मिजोरम और मणिपुर है एम स्क्वायर का मतलब, और ए फॉर क्या है बताइए, अरुणाचल प्रदेश है या असम है। यहाँ पर कंफ्यूजन मैंने बिल्कुल क्रिएट किया है, लेकिन आप सभी को बहुत अच्छे से पता है, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता दो। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग है भाई, वेरी गुड मॉर्निंग। फटाफट आप सभी कनेक्ट हो चुके हैं बहुत अच्छे से, है ना। तो फटाफट एक प्यारा सा लाइक कर दो अगर आप सेशन को पसंद कर रहे हो, तो फटाफट से लाइक कर दो अगर अभी तक आपने नहीं किया है ना। और आपको पता ही है आप सेशन को एंजॉय कर रहे हैं, हम लोग बिल्कुल पूरे उसी तरह से चल रहे हैं। अभी हम लोग लास्ट डे हाइलाइट्स में ही हैं, है ना। तो बिल्कुल फटाफट से सेशन को लाइक कर दो और शेयर भी कर देना, है ना। और हम लोग चलेंगे बिल्कुल नेक्स्ट जो हम लोगों की न्यूज थी वो थी अपॉइंटमेंट से। तो अपॉइंटमेंट विप्रो ने कहा उसने बोर्ड में 7 अप्रैल 2024 से श्रीनिवासन पल्लिया को कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया। यानी बात हो रही है सीईओ और एमडी की, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर जो अपॉइंट किया गया है वो किया गया है श्रीनिवास पल्लिया को। तो नाम आई होप आपको बिल्कुल ध्यान हो गया होगा, रखना होगा ध्यान, आपको रखना ही होगा, है ना, क्योंकि विप्रो की बात हो रही है भाई। किसकी बात हो रही है? विप्रो की बात हो रही है। विप्रो के सीईओ और एमडी के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? अपॉइंट किया गया है श्रीनिवास पल्लिया को। कल हमने आपके साथ डिटेल में इस न्यूज को डिस्कस किया था। आज लास्ट डे हाइलाइट्स
के पार्ट पे हम इसको आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, जिससे आप रिकॉल कर सके, याद कर सके। एक और मौका दे रहे हैं आपको इनका नाम याद करने का, ठीक है। चलो भाई बहुत अच्छे, इसी के साथ हम चलते हैं, एंट्री करते हैं आज की करंट न्यूज की तरफ। देखने वाले हैं आज करंट न्यूज हम आपके लिए कौन सी करंट न्यूज है जो कनेक्ट करके लाए हैं। और ये न्यूज कुछ ऐसी भी हो सकती है जो एक दो दिन पुरानी हो सकती है, कुछ आपकी बिल्कुल लेटेस्ट ताजी न्यूज है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की न्यूज का सिलसिला। क्या होने वाली है न्यूज, क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है, कहां से क्वेश्चन बनेगा, क्या इवेंट ध्यान रखना है, क्या नहीं ध्यान रखना है, वो सारे इवेंट के साथ हम लोग देखते हुए चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सिलसिला। उससे पहले हमें समझ लेना होगा, किसी भी चीज को शुरू करने से पहले हमें कैटेगराइज करना आना चाहिए, उसे ब्रेक करना आना चाहिए, है ना। तो जो भी करंट न्यूज होती है, नेशनल न्यूज हो सकती है, अगर हमारे देश की कोई बात की जा रही है, ट्रिब्यूट हो सकता है, अगर किसी को हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं, पुष्पांजलि दे रहे हैं, उसकी जन्म जयंती है या उसकी पुण्यतिथि है, तो हम उसे याद कर रहे हैं। ऐसी महान विभूति हैं, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो वो ट्रिब्यूट में आएगा। इंपॉर्टेंट डे आए दिन कोई ना कोई डे रहता है, आपको पता है ना, चाहे वो नेशनल मैरीटाइम डे हो या फिर वो कोई हेल्थ से रिलेटेड या कोई अवेयरनेस के लिए डे हो। स्टेट रिलेटेड न्यूज भी हो सकती है, किसी स्टेट को बिलोंग कर रही होगी। इंटरनेशनल न्यूज हो सकती है, अपॉइंटमेंट हो सकता है, इनॉग्रेशन, लॉन्चिंग, फाउंडेशन स्टोन या डिफेंस रिलेटेड न्यूज भी हो सकती है। नेक्स्ट हम चले तो कुछ और पार्ट्स भी निकल कर आ सकते हैं। इंडेक्स एंड रैंकिंग से क्वेश्चन हो सकता है, अवार्ड एंड ऑनर से न्यूज हो सकती है, बैंकिंग इकोनॉमी से, बैंकिंग फाइनेंस से, बिजनेस कारपोरेट, आर्ट एंड कल्चर, साइंस टेक्नोलॉजी, बुक्स एंड ऑथर, जीआई टैग एंड स्पोर्ट्स या फिर ऑब्जरी भी हो सकती है, ठीक है। तो ये सारे पार्ट्स हम रखते हैं, ये जिससे आप न्यूज को आसानी से कैटेगराइज कर सको। कैसे हमें नोट्स बनाने होते हैं वो भी मैं आपके लिए एक स्लाइड लेकर आता हूं। नेशनल न्यूज अगर है तो नेशनल न्यूज में कैटेगराइज करिए और फिर उसको ब्रेक करिए कुछ सारे पॉइंट्स के साथ। जैसे एक न्यूज को हमने यहाँ पर ब्रेक करके आपको दिखाया हुआ है ना। लोकसभा इलेक्शंस के लिए फाइनली अनाउंसमेंट किया गया था जब, तो हमने आपके लिए इस तरह से न्यूज को ब्रेक किया। आप इसी तरह से न्यूज को ब्रेक कर सकते हो कि लोकसभा पोल्स राजीव कुमार जी के द्वारा अनाउंस किया गया, 7 फेजेस, एडिशनल पॉइंट आप इस तरह से बॉक्सेस में ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। चलते हैं आज की फर्स्ट न्यूज की तरफ। फर्स्ट न्यूज आ रही है भाई, नेशनल न्यूज है, पीएम मोदी जी ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है। किसको किया है भाई? सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने पर साइमन हैरिस जी को बधाई दी है, और ये बधाई पीएम मोदी जी के द्वारा दी गई है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा साइमन हैरिस को। साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में क्या हुए हैं, ये निकल कर आए हैं। पीएम मोदी ने आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने पर साइमन हैरिस को क्या दी है? बधाई दी है। ये आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। तो बिल्कुल आपको नाम ध्यान रखना होगा, साइमन हैरिस, ठीक है। नाम आपको ध्यान रखना होगा इनका, साइमन हैरिस, ठीक है। साइमन हैरिस, इनको कॉन्ग्रेचुलेट किया गया है मोदी जी के द्वारा। चलिए आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट देखिए, अगर हम मैप में देखें फाइनली कहां पर आयरलैंड दिख रहा है, तो आप वर्ल्ड का मैप पूरा शो हो रहा है लेकिन ब्लैंक है। अपना प्यारा भारत कहां पर है, बिल्कुल आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल भाई भारत को आप देख पा रहे होंगे, ये अपना प्यारा भारत, ठीक है। और ये जो है, ये जो रेड स्पॉट है फाइनली, ये आयरलैंड है आपका। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड का मैप है आपके सामने और आप देख पा रहे हैं पूरी तरीके से, ठीक है। चलो, ये आपको ऑस्ट्रेलिया है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड देन ये एशिया, ये इधर, और ये फाइनली आप देख पा रहे हैं। तो चले कुछ इस तरह से आप देखें तो ये आयरलैंड आ जाएगा, है ना, ये जहां पे पिन है, और फिर ये अपना प्यारा भारत, ठीक है। नेक्स्ट इधर आ जाए, आयरलैंड, ये ऑल ओवरऑल केवल आयरलैंड का मैप आ गया है फाइनली। यहाँ पर अटलांटिक ओशियन है, ये यूनाइटेड किंगडम है। इसके टॉप पे अगर हम बात करें, बॉर्डर शेयर कर रहा है, ये आयरिश सी है आपका, ये सेलेटिकस सी है, ठीक है, अटलांटिक ओशियन। और देन थोड़ा सा आगे चले तो आयरलैंड की देखें, आयरलैंड की कैपिटल डबलिन है। बहुत ही सिंपल आपको पता होना चाहिए, द यूरो इज यूज इन द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड की करेंसी की बात करें तो करेंसी आपकी यूरो फॉलो करता है। आयरलैंड की राजधानी जो है वो है डबलिन। डायरेक्टली आपको ध्यान रखना होता है, जब भी कभी न्यूज में रहता है तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रहेगा बिल्कुल, है ना। कौन हैरिस है भाई? साइमन हैरिस, ठीक है। देखो मुझे भी नाम याद हो रहा है धीरे धीरे। साइमन हैरिस आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं, सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। इनको कॉन्ग्रेचुलेट किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। डबलिन यहाँ की कैपिटल हो जाएगी, करेंसी आपकी यूरो हो जाएगी। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, स्टेट रिलेटेड न्यूज निकल कर आ रही है, और ये न्यूज आ रही है उत्तराखंड से। उत्तराखंड, है ना। तो बिल्कुल चलिए, उत्तराखंड, उत्तरकाशी ध्यान आता है ना, हरिद्वार ध्यान आता है, फाइनली देहरादून, और देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। मुख्यमंत्री साहब कौन है उत्तराखंड के, बता दो भाई फटाफट से, है ना। फटाफट से मुख्यमंत्री कमेंट बॉक्स में बताओ, मेरी बिल्कुल नजर है ना। फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। आई होप बिल्कुल क्लास को एंजॉय कर रहे हैं। अगर एंजॉय कर रहे हैं तो सेशन को लाइक करें। हम लोग करंट न्यूज के पार्ट पे आ चुके हैं, न्यूज को शॉर्ट में नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। अब देखो भाई क्या दिख रहा है तुम्हें,
फ्लड वाला एरिया कुछ दिख रहा है ना। चलिए देखते हैं क्या न्यूज है। सबसे पहले देखिए टॉप हेडलाइन क्या है, उत्तराखंड सक्रिय रूप से हिमालय में ग्लेशियल लेक आउटबस्ट फ्लड के जोखिमों का आकलन और न्यूनीकरण कर रहा है। ठीक है, अब यहां पे देखो एक वर्ड भी निकल कर आ रहा है, आपका टर्म निकल कर आ रहा है जो कि आपको यहां पर दिख रहा है GLOF। डियर, जब इस तरह के कोई टर्म्स या कहीं ना कहीं कोई वर्ड ऐसा न्यूज में रहता है एब्रीवेशन, कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली हमारे लिए एग्जाम का पार्ट बन जाता है, पूछ दिया जाता है। ये ग्लोफ अभी हाल ही में चर्चा में था, क्या है? तो आपको ध्यान रखना है ग्लेशियल लेक आउटबस्ट फ्लड। ठीक है, ग्लेशियल लेक आउटबस्ट फ्लड, ग्लेशियल लेक आउटबस्ट फ्लड, इसको लेकर हिमालयाज यानी उत्तराखंड सक्रिय रूप से हिमालय में ग्लेशियल लेक आउटबस्ट फ्लड के जोखिमों के आकलन और न्यूनीकरण कर रहा है। जोखिमों का जो जोखिम है फाइनली, जो रिस्क है फाइनली, उनका आकलन और न्यूनीकरण कर रहा है। कौन कर रहा है? उत्तराखंड। डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से यही बनेगा कि बताइए अभी हाल ही में हिमालय के ग्लेशियल लेक आउटबस्ट फ्लड के जो रिस्क है फाइनली, यहां पर इस पर आकलन कौन कर रहा है? तो आपको ध्यान रखना है आकलन कौन कर रहा है? उत्तराखंड कर रहा है। Uttarakhand is proactively assessing and mitigating glacial lake outburst flood risk in the Himalayas। बहुत ही डीप में, थोड़ा सा डेप्थ में क्वेश्चन बनेगा तो बन जाएगा ग्लोफ। बताइए क्या है इसका एब्रीवेशन? इज दैट, तो आपको करना होगा ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। और जो ऑप्शन भी होंगे ना वो इसी से मिलते जुलते होंगे, आप उस चीज को बहुत आसानी से देख पाएंगे। लेकिन हाँ, आइडेंटिफाई करना होता है एग्जाम में भाई क्या राइट आंसर होने वाला है। कई बार सही भी होता है और कई बार हमारा हम जो एक्सपेक्ट करते हैं वो गलत भी होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। चलो इसी के साथ चलते हैं न्यूज की तरफ, देखते हैं और क्या पॉइंट बन रहे हैं। उत्तराखंड गवर्नमेंट इज प्रोएक्टिवली एड्रेसिंग ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड रिस्क बाय मॉनिटरिंग हाई रिस्क ग्लेशियल लेक्स एंड एम्प्लॉइंग एडवांस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम। भाई क्यों अब कर रहा होगा ये? इस वजह से कर रहा होगा जिससे पहले से हमें पता चल सके और हम हाई अलर्ट पे आ सके, होने वाली जनहानि को हम बचा सके, है ना। तो उत्तराखंड सरकार उच्च जोखिम वाली हिमनद झीलों की निगरानी और उन्नत प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को नियोजित करके ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड जोखिमों को सक्रिय रूप से संबोधित कर रही है। और भाई उत्तराखंड को हम जाने, चाहे वो क्लाउड बस्ट की बात हो या फिर फ्लड की बात हो, आप सभी समझते हैं इस तरह की हमें बहुत सारी आपदाओं का सामना करना पड़ता है। एनडीआरएफ हमारा बिल्कुल एक्टिव होता है और फाइनली वो जन कल्याण के लिए पहुंच जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर अर्ली वार्निंग सिस्टम रहेगा तो पहले से हम क्या हो पाएंगे? एक्टिव हो पाएंगे, बचा पाएंगे, होने वाली जनहानि ना के बराबर होगी, जीरो होगी। ठीक है, चल नेक्स्ट देखें। दिस प्रोएक्टिव अप्रोच एम्स टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ पोटेंशियल ग्लोव्स एंड प्रिवेंट डिजास्टर इन द रीजन। इसका एम क्या है अप्रोच का? इस सक्रिय दृष्टिकोण का उद्देश्य संभावित GOLF है ना, ग्लोफ के प्रभाव को कम करना और क्षेत्रों में आपदाओं को रोकना है। अच्छा देखो, एक तो अर्ली वार्निंग सिस्टम भी है और दूसरा ये भी है कि ये जो जिस वजह से ये हो रही है ना, उनको हम कम करें या कुछ ऐसी चीजें हैं उनको रोका जाए जिससे ये आपदाएं क्या हो? कम हो, इनका आए ही ना ये आपदाएं। तो इस पर भी काम किया जा रहा है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है कहीं ना कहीं, मिटिगेट टू इम्पैक्ट ऑफ पोटेंशियल ग्लोफ एंड प्रिवेंट डिजास्टर्स इन द रीजन। क्लियर है इतना? आई होप बिल्कुल क्लियर होगा, है ना। अगर इतना क्लियर है तो एक बार से कमेंट बॉक्स में यस करो, फटाफट से यस करो। ठीक है, फटाफट से यस करो कमेंट बॉक्स में। ओके, वेरी गुड। ओके, आप सभी यस कर रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए निकल कर आ रहा है भाई अपॉइंटमेंट। चलिए अपॉइंटमेंट देखते हैं। अपॉइंटमेंट है डॉक्टर मीनेश शाह जी का, बिल्कुल नाम ध्यान रखना है, डॉक्टर मीनेश शाह, डॉक्टर मीनेश शाह। डॉक्टर मीनेश शाह इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ NCDFI। अब ये NCDFI क्या है भाई? बताओ अगर पता है तो, नहीं तो अभी तो हम देखेंगे ही, आगे चल रहे हैं अभी। NCDFI क्या है? अपॉइंटमेंट है डॉक्टर मीनेश शाह का, नाम ध्यान रखना है। डॉक्टर मीनेश शाह को NCDFI के अध्यक्ष के रूप में क्या किया गया है? चुना गया है, इलेक्ट किया गया, यानी इनका इलेक्शन हुआ है। कोई ना कोई इसका जरूर प्रोसेस रहा होगा। तो डॉक्टर मीनेश शाह हैज बीन ऑनोनिमसली इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। बिल्कुल देखो क्लियर लिखा हुआ है NCDFI
नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो NCDFI का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। डॉक्टर मिनेश शाह को सर्वसम्मति से नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में क्या किया गया है, चुना गया है। डायरेक्टली इनका नाम ध्यान रखना है, बहुत ही सिंपल सी न्यूज है। चलो नेक्स्ट देखें, प्रवीण चौधरी जी ने क्या किया है, रिटर्निंग ऑफिसर रहे हैं ये, जिनके द्वारा फाइनली इस इलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट कराया गया। प्रवीण चौधरी ने चुनाव प्रक्रिया के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में कार्य किया है। एज अ इंफॉर्मेशन है, इनका नाम इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन ये रिटर्निंग ऑफिसर रहे क्योंकि आपने देखा इलेक्शन प्रोसेस पे रहा है, तो इलेक्शन प्रोसेस रहा, प्रवीण चौधरी जी ने सर्व किया एज अ रिटर्निंग ऑफिसर फॉर द इलेक्शन प्रोसेस। डॉक्टर मिनेश शाह जी का नाम ध्यान रखना है, कहां पे अपॉइंटमेंट हुआ है इनका, तो ध्यान रखना है NCDFI में एज अ चेयरमैन इनको इलेक्ट किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट निकल कर आ रहा है, देखिए नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है NCDFI, ये प्रोमिनेंट नेशनल लेवल एपेक्स डेयरी कोऑपरेटिव है, ठीक है, एपेक्स डेयरी कोऑपरेटिव है। नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का प्रमुख राष्ट्रीय स्तर की शीर्ष डेयरी सहकारी समिति है, शीर्ष डेयरी सहकारी समिति है। एज अ इंफॉर्मेशन ये पॉइंट भी हमें ध्यान रखना। क्लियर है इतना? बिल्कुल क्लियर होगा, बहुत ही सिंपल सा अपॉइंटमेंट से न्यूज निकल कर आई है। हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट न्यूज आ रही है अवार्ड एंड ऑनर से, तो चलिए अवार्ड एंड ऑनर से न्यूज आ रही है और आप देख पा रहे हैं बहुत ही हाईलाइट में जो यहाँ पर है वो है गेल, GAIL। गेल, सेल, भेल, ये सारे नाम आपने बिल्कुल सुने होंगे। जी हाँ, गेल ने वॉन किया है 15th CIDC विश्वकर्मा अवार्ड। तो यहां पर ये अवार्ड विन किया है गेल ने, कौन सा अवार्ड है, 15th CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार इन्होंने विन किया है। 15th CIDC, सॉरी CIDC अवार्ड, विश्वकर्मा अवार्ड। ठीक है, 15 CIDC विश्वकर्मा अवार्ड विन किया है, किसने किया है, गेल ने किया है। चलिए देखते हैं, गेल ने बरौनी गुवाहाटी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, देखो ध्यान से समझना, गेल ने बरौनी गुवाहाटी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना के लिए 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार क्या किया है, विन किया है। गेल वॉन द 15th CIDC विश्वकर्मा अवार्ड फॉर द बरौनी गुवाहाटी नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। चलिए, गेल इंडिया लिमिटेड हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस 15th CIDC विश्वकर्मा अवार्ड in the achievement award for best construction project। बेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए ये अवार्ड दिया गया है। इन्होंने अचीव किया है बेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कैटेगरी फॉर इट्स रिमार्केबल अकम्प्लिशमेंट इन द बरौनी गुवाहाटी नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, BGPL। अब देखो यहां पर आपको ध्यान रखना है, डायरेक्टली क्वेश्चन कई तरह से बन सकता है कि पूछ सकते हैं, बताइए 15th CIDC विश्वकर्मा अवार्ड किसने विन किया, आप बताएंगे गेल ने किया है। क्यों किया है, अचीवमेंट क्या है, तो अचीवमेंट है बेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट एंड कैटेगरी फॉर इट्स रिमार्केबल अकम्प्लिशमेंट हुआ है, रिमार्केबल अकम्प्लिशमेंट हुआ है। किस वजह से किया है, किसका रिमार्केबल अकम्प्लिशमेंट हुआ है, तो आप बताएंगे BGPL का। अब BGPL क्या है, तो आपके सामने लिखा हुआ है बरौनी गुवाहाटी नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, बरौनी गुवाहाटी नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, बरौनी गुवाहाटी नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के रिमार्केबल अकम्प्लिशमेंट के लिए अचीवमेंट अवार्ड मिला है। बेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए ये अवार्ड मिला है 15th CIDC विश्वकर्मा अवार्ड। किसको मिला है, गेल इंडिया लिमिटेड को। ठीक है, क्लियर है इतना, यहां तक कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, बताएं फटाफट, टाइप करें। क्लियर है इतना, चले चला जाए, तो शॉर्ट पॉइंट बिल्कुल नोट करते चलेंगे। अब देखो कैसे ब्रेक करोगे, क्या क्या पॉइंट है, गेल का नाम ध्यान रखना है, कौन सा अवार्ड विन किया ये ध्यान रखना है, क्यों अवार्ड विन किया ये ध्यान रखना है, BGPL ध्यान रखना है, बरौनी गुवाहाटी नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सेम स्लाइड हिंदी में आपकी। गेल इंडिया लिमिटेड को बरौनी गुवाहाटी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्माण परियोजनाओं के लिए उपलब्धि पुरस्कार श्रेणी के में प्रतिष्ठित 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यहां पे देखिए CIDC जरूर लिखिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। द प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ द जगदीशपुर हल्दिया एंड बोकारो धर्मा पाइपलाइन प्रोजेक्ट।
देखो एक और प्रोजेक्ट यहां पर निकल कर आया, जगदीशपुर हल्दिया बोकारो धर्मा पाइपलाइन प्रोजेक्ट मार्क्स अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बाय द कनेक्टिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया से इसको क्या किया गया है, कनेक्ट किया गया है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया से क्या किया गया है, कनेक्ट किया गया है जगदीशपुर हल्दिया बोकारो धर्मा पाइपलाइन प्रोजेक्ट टू द नेशनल गैस ग्रिड फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना। यह परियोजना जगदीशपुर हल्दिया और बोकारो धमरा पाइपलाइन परियोजना जो है इसका अभिन्न अंग है, जो पहली बार उत्तर पूर्व भारत को राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जोड़कर एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर जो है इन्होंने क्या किया है, रखा है। बहुत ही माइलस्टोन है ये, इसी वजह से फाइनली इस पॉइंट को यहां पर मेंशन किया गया है। इंटीग्रल कंपोनेंट है किसका, जगदीशपुर हल्दिया बोकारो धर्मा पाइपलाइन प्रोजेक्ट को क्या किया गया है, कनेक्ट किया गया है नॉर्थ ईस्ट इंडिया से, जिसको हमने क्या दिया, बीजीपीएल का नाम दिया। अभी हाल ही में आपके साथ डिस्कस किया, बरौनी नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये भी आपको एडिशनल ध्यान रखना है यहां से कि किससे कनेक्ट किया गया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया से कनेक्ट किया गया, वही बीजीपीएल है। किसको कनेक्ट किया गया, जगदीशपुर हल्दिया बोकारो धर्मा पाइपलाइन प्रोजेक्ट को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसके आगे चलते हैं, कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। बरौनी गुवाहाटी नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो बीजीपीएल है, स्पैन 718 किलोमीटर है एंड सर्व्ड एज अ पाइवोटल कॉन्डक्ट फॉर डिलीवरिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली नेचुरल गैस टू द entire northeast region through the इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड। भाई बरौनी गुवाहाटी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना 718 किलोमीटर तक फैली हुई है। तो ये स्पैन भी देखो बहुत ज्यादा डेप्थ में अगर क्वेश्चन आएगा ना तो किलोमीटर भी आपको ध्यान रखने हैं, 718 किलोमीटर है ना। और इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड के माध्यम से पूरे उत्तर पूर्व क्षेत्र में पर्यावरण के अनुकूल प्राकृतिक गैस पहुंचाने के लिए क्या है, एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में कार्य करती है। तो यहां पर देखो बीजी बरौनी गुवाहाटी नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट आपको ध्यान रखना है, इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड के नाम से हम इसे जानेंगे, है ना। थ्रू द इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड, इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड के माध्यम से पूरे उत्तर पूर्व क्षेत्र में पर्यावरण के अनुकूल यानी इन्वायरमेंट फ्रेंडली है नेचुरल गैस, है ना, डिलीवरिंग इन्वायरमेंट फ्रेंडली नेचुरल गैस टू द इंटायर नॉर्थ ईस्ट रीजन थ्रू इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड। ठीक है, क्लियर है। चलो कुछ और पॉइंट्स आ रहे हैं लास्ट में। द प्रोजेक्ट कैटर टू प्रोमिनेंट कस्टमर्स सच एज IOCL रिफाइनरीज एट गुवाहाटी एंड बोनेनगोइन as well as 9 geographical areas for city gas distribution across बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आसाम। अगर बात करें यह परियोजना गुवाहाटी और बोंगाई गांव में IOCL रिफाइनरियों जैसे प्रमुख ग्राहकों के साथ साथ बिहार, पश्चिम बंगाल, असम में सिटी गैस वितरण के लिए 9 भौगोलिक क्षेत्रों को क्या करती है, पूरा करती है। ये एज अ इंफॉर्मेशन यहां पे ये पॉइंट ऐड किया गया है। ठीक है, क्लियर है इतना। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं इस न्यूज को, है ना, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं जिससे आपको फाइनली सारी चीजें क्या हो जाए, कनेक्ट हो जाए। वैसे मैंने बता दिया है लेकिन फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देखो सीधा सा पॉइंट है, गेल ने अवार्ड विन किया है। अवार्ड एंड ऑनर में हमने इस न्यूज को कंसीडर किया है, आप देख पा रहे हो, अवार्ड एंड ऑनर में कंसीडर किया है इन्होंने। अवार्ड विन किया है कौन सा, 15th CIDC विश्वकर्मा अवार्ड विन किया है। किसने, गेल ने। ठीक है, गेल ने ये अवार्ड विन किया है। फिर आ जाओ नेक्स्ट, हमने देखा क्यों विन किया है, बरौनी गुवाहाटी नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को इन्होंने बहुत ही अच्छे से क्या किया, BGPL, ध्यान रखना है BGPL। ठीक है, बरौनी गुवाहाटी नेचुरल पाइपलाइन प्रोजेक्ट, नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, BGPL, है ना, शॉर्ट में BGPL बोल रहे, बरौनी गुवाहाटी नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। नेक्स्ट आगे चलेंगे। अच्छा ये स्लाइड हो गई, हाँ ये हो गई। फिर आ जाओ, द प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रल कंपोनेंट है किसका, जगदीशपुर हल्दिया एंड बोकारो धर्मा प्रोजेक्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट से फाइनली ये क्या है, उसी का इंटीग्रल कंपोनेंट है। ये नेशनल गैस ग्रिड नॉर्थ ईस्ट इंडिया से कनेक्ट करेगा। यह परियोजना जगदीशपुर हल्दिया बोकारो धामरा पाइपलाइन परियोजना का एक अभिन्न अंग है, जो पहली बार उत्तर पूर्व भारत को राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जोड़कर एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर क्या किया है, इसने साबित किया है। फिर आ जाओ, BGPL फिर आया है, बरौनी गुवाहाटी नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो है ये स्पैन कितना है, 718 किलोमीटर का है ना। फिर इसके साथ ही इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड जो है ये के माध्यम से, इंद्रधनुष गैस लिमिटेड माध्यम से यानी IGGL के नाम से, IGGL के माध्यम से क्या कर रहा है,
उत्तर पूर्व क्षेत्र में पर्यावरण के अनुकूल प्राकृतिक गैस पहुंचाने के लिए, नेचुरल गैस पहुंचाने के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में कार्य कर रहा है। कौन? बीजीपीएल, बरौनी गुवाहाटी नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। आई होप आप समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छी तरह से, है ना। अगर कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन रहेगा तो फाइनली आप नोट करिएगा, फिर हम लोग जब इसको लास्ट डे हाईलाइट्स में लेकर आएंगे तो बिल्कुल आपके साथ फिर से अगर कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन होगा तो उसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। चलो, फिर इसके बाद में फाइनली यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। यह परियोजना गुवाहाटी और बोंगाई गांव में IOCL रिफाइनरी जैसे प्रमुख ग्राहकों के साथ साथ बिहार, पश्चिम बंगाल, असम में सिटी गैस वितरण में 9 भौगोलिक क्षेत्रों को पूरा करती है। चलो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई, बिल्कुल बैंकिंग एंड इकोनॉमी नहीं, बैंकिंग एंड फाइनेंस से ये न्यूज निकल कर आ रही है और नाम आ रहा है कैनरा बैंक का, ठीक है। कैनरा बैंक का नाम आ रहा है और ये जो कैनरा बैंक है इसमें सिंडिकेट बैंक फाइनली मर्ज हुआ था 2021 में। देखते हैं यहाँ पर कैनरा बैंक ने लॉन्च किया है लोन फॉर हेल्थ केयर। अब देखो यहाँ पे कुछ बहुत सारे पॉइंट्स निकल कर आएंगे, वन बाय वन हम देखते हैं आपके लिए। सबसे पहले यहाँ पर लोन्स लॉन्च किए, इसने बहुत टाइप दिए हैं। कैनरा बैंक ने लॉन्च किया लोन्स फॉर हेल्थ केयर के लिए, सेविंग अकाउंट फॉर वुमेन्स के लिए विद कवर ओवरऑल, ठीक है। तो कैनरा बैंक लॉन्च लोन्स फॉर हेल्थ केयर सेविंग अकाउंट फॉर वुमेन विद कवर। कैनरा बैंक ने स्वास्थ्य देखभाल के लिए ऋण कवर के साथ साथ महिलाओं के लिए बचत खाता क्या किया है? लॉन्च किया है। अब इसमें कुछ ना कुछ जरूर स्पेशल होगा, तो बहुत सारे ही पॉइंट निकल कर आएंगे कैनरा बैंक ने जो आपके वन बाय वन स्पेशल कैटेगरीज में अकाउंट्स लॉन्च किए हैं। हम सारे की सारी पॉइंट्स को वन बाय वन देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक में कंसीडर होता है हमारा, है ना। और पब्लिक सेक्टर बैंक जो हमारे कितने हैं प्रेजेंट टाइम? 12 है, उनमें से एक हमारा कैनरा बैंक भी है। तो चलिए देखते हैं। कैनरा बैंक इंट्रोड्यूस कैनरा हील। तो आपको देखो ये ध्यान रखना है। अब डायरेक्टली क्वेश्चन, अब देखो यहाँ से बहुत ही सिंपल हो गया भाई, है ना। अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, लेकिन कैनरा वर्ड ही आ रहा है तो आप समझ लोगे कि ऐसे पूछा जा सकता है कैनरा हील किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन अब नहीं पूछा जाएगा क्योंकि नाम ही आ गया कैनरा हील, है ना। अब पूछा जाएगी कि कैनरा हील के तहत क्या किया गया, या कैनरा हील जो कैनरा बैंक के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, या इसे किस वजह से लॉन्च किया गया है। चलिए देखते हैं। स्पेशलाइज्ड लोन प्रोडक्ट है, सीधा सी बात है कि ये क्या है? एक लोन प्रोडक्ट है, लोन प्रोडक्ट है कैनरा हील, है ना। किससे रिलेटेड है देख लेते हैं भाई। स्पेशलाइज्ड लोन प्रोडक्ट डिजाइन्ड टू कवर हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। हॉस्पिटलाइजेशन जो भी हॉस्पिटल में एक्सपेंसेस होते हैं उसको सेटल करने के लिए हेल्थ केयर इंश्योरेंस क्लेम की बात की जा रही है, पर्टिकुलरली थ्रू थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स, TPA के द्वारा। थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स के द्वारा फाइनली हॉस्पिटलाइज जब होता है कोई भी पर्सन, तो फाइनली उस पे होने वाले जो एक्सपेंसेस हैं हेल्थ केयर इंश्योरेंस देने की यहां पर बात की जा रही है। और ये हेल्थ केयर इंश्योरेंस देने के लिए इंट्रोड्यूस किया है कैनरा हील। किसने इंट्रोड्यूस किया है? कैनरा बैंक ने। लोन प्रोडक्ट है एज वेल एज, है ना, स्पेशलाइज्ड लोन प्रोडक्ट डिजाइन्ड टू कवर हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस एंड सेटल हेल्थ केयर इंश्योरेंस क्लेम particularly through third party administrators for both individuals and their dependents। ये इंडिविजुअल्स के लिए और डिपेंडेंट्स के लिए भी है, ठीक है। तो आई होप बिल्कुल आप समझ गए होंगे। कैनरा हील लोन प्रोडक्ट, TPA थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स के द्वारा फाइनली हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस एंड सेटल हेल्थ केयर इंश्योरेंस क्लेम के लिए फाइनली इसको लॉन्च किया गया है। चलेंगे नेक्स्ट इज, सेम स्लाइड आपकी हिंदी में है। कैनरा बैंक ने कैनरा हील पेश किया है जो एक विशेष ऋण उत्पाद है अस्पताल में भर्ती होने के खर्चों को कवर करने और विशेष रूप से तीसरे पक्ष प्रशासकों के माध्यम से व्यक्तियों और उनके आश्रितों दोनों के लिए स्वास्थ्य बीमा दावों का निपटान करने के लिए डिजाइन किया गया है। चलिए कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कैनरा बैंक लॉन्च कैनरा एंजल। भाई कैनरा एंजल भी लॉन्च किया। अब ये कैनरा एंजल किससे रिलेटेड है वो भी हम लोग देख लेते हैं। ये एक सेविंग अकाउंट है, ये एक सेविंग अकाउंट है जो कि लॉन्च किया गया है। सेविंग अकाउंट टेलर्ड फॉर वुमेन, ठीक है। ये किसके लिए? स्पेशली फॉर वुमेन के लिए किया गया है, नारी शक्ति के लिए, महिलाओं के लिए। कैनरा बैंक लॉन्च्ड कैनरा एंजल, अ सेविंग अकाउंट टेलर्ड फॉर वुमेन ऑफरिंग यूनिक फीचर सच एज अ कैनरा केयर पॉलिसी। इसमें कैनरा केयर पॉलिसी को रखा गया है। प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन, कैनरा रेडी कैश एंड ऑनलाइन लोन अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट, यानी टर्म डिपॉजिट भी ये लेगा। कैनरा माई मनी, तो आप देख पा रहे हो कैनरा केयर पॉलिसी, कैनरा रेडी कैश, कैनरा माई मनी, ये सारे जो फीचर्स हैं फाइनली इसमें ऐड हैं। एमिंग टू एम्पावर वुमेन फाइनेंशियली, एम्पावर किया जाए वुमेन को, फाइनेंशियली स्ट्रांग किया जाए, एम्पावर किया जाए, है ना, फाइनेंशियली
अप्रोच से एंड प्रोवाइड देम कॉम्प्रिहेंसिव बैंकिंग सर्विसेज, और सारी की सारी कॉम्प्रिहेंसिव बैंकिंग सर्विसेज यहां पर प्रोवाइड की जाएंगी। एक वर्ड यहां पे यूज हुआ है कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है डियर ओवरऑल, यानी किसी एक चीज को लेकर नहीं कि फाइनली ओवरऑल जितनी भी सर्विसेज है वो सारी की सारी यहां पर प्रोवाइड की जाएंगी। आई होप बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। अगर डायरेक्टली पूछा जाता है बताइए कैनरा बैंक के द्वारा अभी हाल ही में कैनरा एंजल लॉन्च किया गया है, तो ये कैनरा एंजल क्या है, तो आप बोलेंगे ये स्पेशली एक सेविंग अकाउंट है जो स्पेशली फॉर वुमेन के लिए लॉन्च किया गया है। इसमें कैनरा केयर पॉलिसी, कैनरा रेडी कैश, कैनरा मनी माई मनी, कॉम्प्रिहेंसिव बैंकिंग सर्विसेज ओवरऑल एम्पावर करने के लिए वुमेन्स को फाइनेंशियली इसको लॉन्च किया गया है। तो पहला था कैनरा हील, दूसरा है कैनरा एंजल। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है इतना? फटाफट से बिल्कुल सेशन एंजॉय कर रहे हो, लाइक करो भाई फटाफट, फटाफट से लाइक करो। जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से लाइक करो सेशन को अगर पसंद कर रहे हो तो। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सेम स्लाइड आपकी हिंदी में है। कैनरा बैंक ने महिलाओं के लिए बनाया गया एक बचत खाता कैनरा एंजल लॉन्च किया है जो कैंसर देखभाल नीति, पूर्व अनुमोदित व्यक्तिगत ऋण, कैनरा रेडी कैश, सावधि जमा पर ऑनलाइन ऋण, कैनरा माई मनी जैसी अनूठी सुविधाएं प्रदान करता है जिसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है और उन्हें व्यापक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। कैनरा बैंक कोलैबोरेट्स विद द रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। आरबीआईएच आ गया भाई। अब आरबीआईएच ये आरबीआई से कैसे कनेक्ट है, तो डियर बिल्कुल कनेक्ट है। आप सभी को ध्यान आ रहा होगा कि आरबीआई की अगर हम बात करें तो आरबीआई की 5 सब्सिडरीज हैं, है ना। कौन कौन सी सब्सिडरीज है भाई? 5। आपकी डीआईसीजीसी है सब्सिडरी, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, है ना। फिर इसके बाद बात करें तो बीआरबी एनएमपीएल है, बीआरबी एनएमपीएल भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट हम बात करें तो आपका इफ्टास आ जाता है, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो रिबिट आ जाता है, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। फिर हम बात करें तो नेक्स्ट इज तो आरबीआईएच आ जाता है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। ठीक है, तो ये 5 सब्सिडरीज हैं आरबीआई की। तो यहाँ पर कैनरा बैंक के लिए कोलैबोरेट किया है किसने? आरबीआईएच ने, टू लॉन्च कैनरा एसएचजी ई मनी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कैनरा हील, कैनरा एंजल, कैनरा एसएचजी ई मनी। ठीक है, ये लॉन्च किया गया है कैनरा बैंक के द्वारा, कोलैबोरेट किया है यहाँ पर आरबीआईएच ने। डिजिटल इनिशिएटिव है ये एट प्रोवाइडिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आप सभी जानते हैं, स्वयं सहायता समूह। इनके लिए कैनरा एसएचजी ई मनी को लॉन्च किया गया है। एसएचजीज विद सीमलेस डोर स्टेप डिजिटल सर्विसेज, डोर स्टेप डिजिटल सर्विसेज यहां पर प्रोवाइड की जाएंगी एंड इंस्टेंट डिजिटल क्रेडिट टू देयर अकाउंट, देयर बाय प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, जिससे फाइनेंशियल इंक्लूजन किया जा सके, अधिक से अधिक लोगों तक बैंकों की सर्विसेज को पहुंचाया जा सके एंड डिजिटल एम्पावरमेंट अमंग एसएचजी। अब यहां पर डिजिटली एम्पावर्ड किया जा रहा है। अभी वहां पर क्या था भाई? कैनरा एंजल में क्या था? फाइनेंशियली हम एम्पावर कर रहे थे वुमेन्स को, यहां पर हम डिजिटली एम्पावरमेंट कर रहे हैं अमंग एसएचजी को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। क्लियर हो रहा है इतना पॉइंट? आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, ये सारी सब्सिडरीज मैंने आरबीआई की फाइनली लिख दी हैं शॉर्ट में, आप सभी को पता है आरबीआई की 5 सब्सिडरीज हैं इन प्रेजेंट। डीआईसीजीसी इंश्योरेंस देने का काम करता है, 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस देता है। बीआरबी एनएमपीएल आरबीआई के बिहाफ पे नोट्स प्रिंटिंग का काम करता है। रेबिट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कलेक्शन का काम करता है। इफ्टास फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करने का काम करता है और आरबीआईएच इनोवेशन हब के रूप में काम करता है। तो ये 5 सब्सिडरीज हैं आरबीआई की। दैट इज, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इज, सेम स्लाइड आपकी हिंदी में है। कैनरा बैंक ने कैनरा एसएचजी ई मनी लॉन्च करने के लिए रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ सहयोग किया है, जो एक डिजिटल पहल है जिसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों को निर्बाध रूप से डोर स्टेप डिजिटल सेवाएं और उनके खाते में तत्काल डिजिटल क्रेडिट प्रदान करना है, जिससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलता है और स्वयं सहायता समूहों के बीच वुमेन डिजिटली एम्पावरमेंट होता है, डिजिटली एम्पावरमेंट होता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन भी होता है। ठीक है, क्लियर? चलो, इसी के साथ हमारी एसबीआई वाली जो न्यूज है वो कंप्लीट, कैनरा बैंक वाली जो न्यूज है वो कंप्लीट होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूज पर आ चुके हैं और ये नेक्स्ट न्यूज जो निकल कर आ रही है बिजनेस एंड कॉर्पोरेट से आ रही है। चलो, ये भी न्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। चलिए देखते हैं भाई, भारत और अमेरिका सहित 14 सदस्यीय IPEF ब्लॉक
अब भाई ये क्या है, चलो फाइनली देखते हैं। आईपीईएफ अगर आपको पता है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ, है ना, फटाफट से कमेंट्स बॉक्स में बताओ। आईपीईएफ स्टैंड्स फॉर, आईपीईएफ स्टैंड्स फॉर भारत और अमेरिका सहित 14 सदस्यीय आईपीईएफ ब्लॉक 5 जून से 6 जून 2024 तक सिंगापुर में एक निवेशक मंच बैठक का आयोजन करने जा रहे हैं। निवेशक मंच है यानी इन्वेस्टर फोरम है। जी हां, ये इन्वेस्टर फोरम का आयोजन किया जा रहा है। डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है कि इन्वेस्टर फोरम जो है ये आयोजित की जा रही है कहां पर, सिंगापुर में। ठीक है, सिंगापुर में। अब देखो डायरेक्टली क्वेश्चन होगा, बताइए अरे भाई देख रहे हो बदमाशी, है ना, स्टाइलिश की। भारत और अमेरिका सहित 14 सदस्यीय आईपीईएफ ब्लॉक जो है 5 से 6 जून 2024 तक सिंगापुर में इन्वेस्टर्स फोरम का क्या कर रहा है, बैठक का आयोजन कर रहा है। अब ये आईपीईएफ क्या है तो डोंट वरी, अभी चलते हैं डिटेल में डिस्कस करेंगे, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, वन बाय वन हम सारे पॉइंट को देखते हुए चलेंगे। ठीक है, डोंट वरी। तो इन्वेस्टर फोरम का फाइनली क्या किया जाएगा, सिंगापुर में आयोजन किया जाएगा, है ना। कब से कब तक, ये डेट भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है, 5 से 6 जून। अच्छा, ये जो डेट है ना, ये डेट हम आपको बता दें, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिए ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अदर एग्जाम्स में डायरेक्टली आपका इतना पूछा जा सकता है कि आईपीईएफ बताइए हाल ही में ये कहां पर आयोजित होने वाली है, सिंगापुर में होने वाली है। क्या मोटिव है, इन्वेस्टर फोरम है ना, भारत और अमेरिका सहित 14 सदस्यीय आईपीईएफ ब्लॉक है। ठीक है, चलो चलते हैं। दैट इज आप देख पा रहे हो बिल्कुल, ये पूरे पर्सन्स आपको दिख रहे हैं, सारे डेलीगेट जो हमने 14 सदस्यीय मेंबर्स बताए हैं, तो सारे के सारे 14 सदस्यीय मेंबर्स जो हैं वो आपको वन बाय वन दिख रहे हैं। अच्छा, इंडिया के मेंबर्स कहीं पे दिख रहे हैं किसी को, बताओ। अच्छा, लेफ्ट से या राइट से किस नंबर पे हैं, बताओ, ये आपके लिए क्वेश्चन होगा। बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना। सीरीज हम लोग लगाते हैं, रीजनिंग करते हैं ना, है ना, तो बिल्कुल ये आपका देखिए, आपको सीरीज दिख रही है फाइनली किस नंबर पे भारत के पर्सन है। अगर आप इंडिया के डेलीगेट्स को पहचान पा रहे हैं तो बताइए वो पर्सन कौन है और वो पर्सन किस नंबर पे है। वही आज मैं, चलो आज मैं इस चीज को फील कर रहा हूं कि लाइव क्लास होती तो कितना मजा आता सच में। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, है ना, रन करिए और देखिए किसका राइट आंसर होने वाला है, कि आप ढूंढ पा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कौन आंसर करता है। पर्सन का नाम बताना है, राइट से या लेफ्ट से, वो किस नंबर पे है, या दोनों तरफ से किस नंबर पे आप बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखें क्या। तो भाई आपको ये पर्सन दिख रहे हैं क्या, ये पर्सन दिख रहे हैं, पहचान में आ रहे हैं कि नहीं। हाँ, थोड़ा सा ब्लर होगा लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पहचान ना पाओ, है ना। तो कौन है भाई, ये पीयूष गोयल जी हैं कि नहीं है ना, है ना। तो किस नंबर पे है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ प्लेस पे है। और अगर यहां से इधर से हम देखते हुए चले तो इधर से 14 प्लेस पर है। ठीक है ना, 14 नहीं, ठीक है, तो ये पर्सन आपके हो जाएंगे। क्लियर है, पहचान गए ना आप। चलो फटाफट चलते हैं हम लोग भाई, न्यूज की तरफ चलते हैं। आईपीईएफ, चलो फुल फॉर्म देख लो भाई, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क एंड प्रॉस्पेरिटी। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, फुल फॉर्म बिल्कुल ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली इंपॉर्टेंट रहेगा। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क देखिए आ गया, 13 कंट्रीज है, फिजी फाइनली ऐड हुआ तो फाइनली ये टोटल 14 कंट्रीज हो चुके हैं, बहुत पहले से हो चुके हैं। अब यहाँ पे जो मेंबर्स हैं उनके नेम देखिए दिए हुए हैं, इंडिया है, थाईलैंड है ना, मलेशिया है, सिंगापुर है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, अच्छा कलर फाइनली ओके, वो दिखने के लिए नहीं है, चलो कोई बात नहीं, हम इसको हटा देते हैं और ये ले लेते हैं। ठीक है, तो इंडिया है, थाईलैंड है, मलेशिया है, सिंगापुर है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, फिर आपका न्यूजीलैंड आ जाएगा, 6 है ना, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, वियतनाम, साउथ कोरिया, जापान। ठीक है, 13 आपका यूएस हो जाएगा एंड 14 आपका फिजी हो जाएगा। फिजी 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 यहाँ पे मैप में नहीं दिखाया है इन्होंने, है ना, 14 आपका फिजी हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल ये आपके 13 + 14 मेंबर्स हैं आईपीईएफ, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम। क्लियर है, चल अब चलते हैं। द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो है इसको फॉर प्रॉस्पेरिटी लॉन्च किया गया था मई 2022 में, मई 2022 में इसे क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था भैया। कब लॉन्च किया गया था, मई 2024 में लॉन्च किया था। ठीक है,
एंड इंक्लूड्स 14 कंट्रीज, नेमली 14 कंट्रीज के नेम यहाँ पे भी दिए हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया है, ब्रुनेई है, फिजी है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया है आपका, न्यूजीलैंड है, फिलीपींस है, ठीक है, एंड देन इज सिंगापुर है, थाईलैंड है, यूएस है एंड वियतनाम है, ठीक है। टोटल 14 कंट्रीज है। लॉन्च कब हुआ था? मई 2022 में लॉन्च हुआ था। फाइनली आपको इसकी लॉन्चिंग ईयर ध्यान रखना है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है। फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी मई 2022 में लॉन्च किया गया था और इसमें 14 देश शामिल हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस और सिंगापुर, थाईलैंड, अमेरिका और वियतनाम, ठीक है। चलो कुछ और पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। भाई देखो, गवर्नमेंट ने क्या किया, इनवाइट किए हैं एप्लीकेशंस फॉर डोमेस्टिक क्लाइमेट टेक एंटरप्रेन्योर्स। बहुत ही ध्यान से समझे, इंडिया ने क्या किया है, अपनी कंट्री ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनवाइट किया है, एप्लीकेशन दिए हैं डोमेस्टिक क्लाइमेट टेक एंटरप्रेन्योर्स जो हैं एंड कंपनीज जो है पार्टिसिपेट करना चाहती हैं इस मीटिंग में। तो कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा फाइनली ये स्टेटमेंट दिया गया है, तो फाइनली वो क्या कर सकती हैं, इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस, तो आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। जो भी आपके डोमेस्टिक क्लाइमेट टेक एंटरप्रेन्योर्स हैं, कंपनीज हैं, वो पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पे अपने आप को क्या कर सकती हैं, एप्लीकेशंस फिल कर सकती हैं। वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा, सरकार ने बैठक में भाग लेने के लिए, जो फ्यूचर में जून में होने वाली है ना, बैठक में भाग लेने के लिए घरेलू जलवायु तकनीकी उद्यमियों और कंपनियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं, ठीक है। फिर आ जाओ भाई, लास्ट डेट टू अप्लाई 26 अप्रैल, लास्ट डेट है अप्लाई करने की, एप्लीकेशन को फिल करने की 26 अप्रैल है। एप्लीकेशन विल बी इवेल्युएटेड बाय रीजनल एंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट, रीजनल एंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स फाइनली यहां पर अपने एप्लीकेशंस दे सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 अप्रैल है, ठीक है। क्लियर? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? बहुत ही सिंपल, अभी तक तो कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट आ जाओ भाई। द टॉप 100 कंपनीज का अनाउंसमेंट किया जाएगा मई 2024 में। भाई जून में होना है, मई 2024 तक टॉप 100 कंपनीज को सेलेक्ट किया जाएगा, जो शॉर्टलिस्ट की जाएंगी कंपनीज फाइनली, और उनको इनवाइट किया जाएगा शो केस एट पिच एट द इन्वेस्टर्स फोरम, जो कि सिंगापुर में होने वाली है जून में, ठीक है। इट एडेड शीर्ष 100 कंपनियों की घोषणा मई 2024 की शुरुआत में की जाएगी और शॉर्टलिस्ट की गई कंपनियों को सिंगापुर में निवेशक मंच और प्रदर्शन और प्रस्तुति के लिए क्या किया जाएगा, आमंत्रित किया जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखें। वेयर इन डोमेस्टिक क्लाइमेट टेक एंटरप्रेन्योर्स कंपनीज कैन विन अ चांस टू शोकेस एंड विद पिच देयर प्रोडक्ट्स अ ग्लोबल इन्वेस्टर्स, जिसमें घरेलू जलवायु तकनीकी उद्यमी और कंपनियां अपने उत्पादों को वैश्विक निवेशक के सामने प्रदर्शित करने और पेश करने का मौका जीत सकती हैं। भाई वो अगर ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पर अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी चीज़ों को क्या कर सकती हैं, रिप्रेजेंट कर सकती हैं, और डोमेस्टिक क्लाइमेट टेक एंटरप्रेन्योर्स की तरह से वहां पर कंपनीज अपने आप को विन कर सकती हैं, शोकेस कर सकती हैं, अपने प्रोडक्ट्स को ग्लोबल इन्वेस्टर्स की तरह से क्या कर सकती हैं, रिप्रेजेंट कर सकती हैं इसमें, ठीक है। अपने आप को अप्रोच वहां से ला सकती है। क्लियर है? समझ गए इतना? IPEF ध्यान रखेंगे, बिल्कुल। कब होना है? जून में होना है। डेट ध्यान रखेंगे, 5 से 6 जून है ना, 5 से 6 ही तो था, भूल तो नहीं रहा हूं मैं, सही है ना? 5 से 6 जून सिंगापुर में होना है, जी हाँ। कितने मेंबर कंट्रीज हैं? 14 है ना। कब एस्टेब्लिश हुआ, कब लॉन्च किया गया था? मई 2022 में, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई, नेक्स्ट न्यूज आ रही है स्पोर्ट्स से, और यहां पर थोड़ा सा हमें दुख है इस चीज का, है ना। लेकिन हाँ, कुछ चीजें हैं, कई बार रिकॉर्ड्स भी इधर उधर हो जाते हैं और कुछ चीजें हैं, लेकिन हाँ अब न्यूज है तो हमें देखना होगा, बिल्कुल। अगर आएगा तो हमें अपने प्यारे भारत को टिक करना पड़ेगा। भारत की पहचान सबसे अधिक डोपिंग अपराधियों वाले देशों के रूप में की गई है। इसका एक रीजन ये भी है, बहुत सारे आपके जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो पार्टिसिपेट करते हैं जानकारी ना होने के अभाव में, ऐसा हम बोले या कुछ भी करें, लेकिन अब फाइनली रिपोर्ट तो यही कह रही है, भारत की पहचान सबसे अधिक डोपिंग अपराधियों वाले देश के रूप में की गई है। तो ये बिल्कुल शेमफुल है। इंडिया हैज बीन आइडेंटिफाइड एज द कंट्री विद द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ डोपिंग ऑफेंडर्स, ठीक है। चलो कुछ पॉइंट्स देखते हैं। आउट ऑफ 4064 सैंपल्स कलेक्ट किए गए फ्रॉम इंडियन एथलीट्स के, इसमें से 127 इंडिविजुअल्स जो टेस्ट में हैं वो पॉजिटिव आए गए फॉर बैंड सब्सटेंसेस, और इनको बैन किया गया, कॉन्स्टिट्यूटिंग 3.26% ऑफ द
सैंपल साइज। भारतीय एथलीटों से एकत्र किए गए 4064 नमूनों में से 127 व्यक्तियों को प्रतिबंधित पदार्थों के लिए सकारात्मक परीक्षण किया गया, जो कि नमूना आकार का 3.26%। तो ये परसेंट आपको एक ध्यान रखना है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है। 127 इंडिविजुअल्स, इतना डेप्थ में नहीं जाना, लेकिन हाँ डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बताइए जो टॉप पे अभी न्यूज हमने आपकी देखी फाइनली वही कि डोपिंग अपराधियों में कौन सा देश है जो सबसे अधिक या टॉप पर आया है, तो वो कंट्री भारत है। चलिए कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। द रिपोर्ट ऑल्सो रिवील अ 6.4% इंक्रीज हुआ है टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स एनालाइज कंपेयर्ड टू द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर से ये 6.4% क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। रिपोर्ट में पिछले वर्ष की तुलना में विश्लेषण किए गए नमूनों की कुल संख्या में 6.4% की वृद्धि का भी पता चला है। ठीक है, तो ये भी परसेंट आप बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं, लेकिन हाँ ध्यान रख सकते हो तो रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लियर है इतना। इसी के साथ ही हमारा न्यूज का पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं आज के रैपिड फायर राउंड की तरफ। लेकिन रैपिड फायर राउंड आज कुछ अलग तरीके से है। अलग तरीके से मतलब ऐसा है कि आज मैं ही आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं, क्योंकि आप सभी को पता है आज की क्लास जो है ईद, ड्यू टू ईद की वजह से फाइनली हॉलीडे है, तो फाइनली रिकॉर्डिंग सेशन है। लेकिन आप रिकॉर्डिंग में भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, है ना, ये मुझे पता है बहुत अच्छे से, है ना। आप इसे बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा और रिकॉर्डिंग है, मैं तो लाइव सोच रहा था, है ना। तो बिल्कुल ऐसा ही समझो कि लाइव है। ठीक है, देखो मन है ना कि मन आपका आपको फंसाता रहता है, तो आपको मन को नहीं करना भाई, ये हमेशा बहाने ढूंढता है ना करने के। आप करने के बहाने इसको देते जाओ, है ना। तो बिल्कुल हम लोग रैपिड फायर राउंड में आज आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। आज हम बहुत सारे पॉइंट फैक्ट्स जो आपके साथ बहुत सिंपल हैं, आपको पता होने चाहिए। बहुत सारे न्यू ईयर हमारे ऐड हुए हैं, तो उनके लिए मैं आपको बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे बताने वाला हूँ। जो पॉइंट बताऊंगा वो हमेशा ही आप ध्यान रखोगे। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के रैपिड फायर राउंड को। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा। जो हमारे न्यू व्यूअर है, पुराने व्यूअर है, उनको सारे ये पॉइंट्स आई होप पता होंगे, मुझे ये बिल्कुल कंफर्म है। ठीक है, चलो हम देखते हैं क्या पॉइंट्स होने वाले हैं आज जो आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। एक एक करके हम 4 पॉइंट्स आपके साथ मेनली डिस्कस करें। चलिए सबसे पहले हम पॉइंट देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखो, एक चीज है रिजर्व रेशियो, आपको हमेशा पता होनी चाहिए। अगर कोई भी कभी आपसे पूछता है कि भाई रिजर्व रेशियो कितने हैं, तो आपको बताना है कि रिजर्व रेशियो सर 2 हैं। एक है आपका सीआरआर और दूसरा है आपका एसएलआर। ठीक है, सीआरआर की बात करें तो स्टैंड्स फॉर कैश रिजर्व रेशियो। आप देखते हो कि हमेशा ही मैं ये परसेंटेज बताता रहता हूं, तो आपको ध्यान रखना है जो सीआरआर परसेंट है वो कितना है, 4.50%। ठीक है, फिर एसएलआर है, ये दोनों ही रिजर्व रेशियो हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और ये परसेंटेज कितना है, और अभी भी अगर आप लोग भाई ना याद रखो तो फिर बहुत गलत बात है। तो ये आपका 18% है। ये दो रिजर्व रेशियो है, आपको हमेशा ही इनको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट इज। तो ये एक फर्स्ट आपका हो गया। दूसरा हम चलते हैं सेकंड। सेकंड इज हम देखें तो सेकंड इज आपके लिए हम इंटरेस्ट रेट्स या पॉलिसी रेट्स को देखने वाले हैं। हम इनको इंटरेस्ट रेट्स भी बोल देते हैं या फिर पॉलिसी रेट्स भी बोल देते हैं, पॉलिसी रेट्स। ठीक है, तो चलिए इंटरेस्ट रेट पॉलिसी रेट्स में देखें तो पहला रेट आपका आ रहा है रेपो रेट, जिसे हम शॉर्ट में डबल आर बोल देते हैं, और इसका परसेंटेज कितना है, 6.50%। ठीक है, सेकेंड इज आपका निकल कर आता है ट्रिपल आर यानी रिवर्स रेपो रिवर्स रेपो रेट। तो ये जो रिवर्स रेपो रेट है ये निकल कर आएगा, ट्रिपल आर बोल देते हैं शॉर्ट में। तो ये जो रेट है प्रेजेंट टाइम, इसको 3.35 पे रखा गया है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आपका थर्ड निकल कर आ रहा है एसडीएफ। तो एसडीएफ दैट इज स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट। ये टेम्परेरी रूप से रिवर्स रेपो रेट की जगह काम कर रहा है, और ये परसेंटेज जो प्रेजेंट टाइम है वो कितना है, 6.25% है। ठीक है, एक ये परसेंटेज हो गया, 5 परसेंटेज है ये। तो ये हमने 3 देख लिए, चौथा और पांचवा हम कहां पर देखते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। चलो ओके, स्पेस यहाँ पे नहीं है, चलो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। फोर्थ इज आपका है बैंक रेट।
ठीक है, शॉर्ट में हम इसे क्या बोल देते हैं, BR बोल देते हैं। तो जो बैंक रेट है वो कितना है, 6.75%। ओहो, नहीं लिखने देंगे, चलो कोई बात नहीं। तो जो बैंक रेट है वो प्रेजेंट टाइम कितना है, 6.75%। ठीक है, फिर एक और रेट बचा, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपका MSF भी 6.75% ही है। जो बैंक रेट होता है वही होता है। फुल फॉर्म है इसका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। ठीक है, तो ये 5 आपके जो रेट्स हैं, ये सारे इंटरेस्ट रेट्स या पॉलिसी रेट्स के नाम से हम इनको जानते हैं। चलो एक और देख लेते हैं फटाफट से। जीएसटी कलेक्शन भी आपको पता होना चाहिए, है ना। तो जीएसटी कलेक्शन हम लास्ट 2 मंथ्स या 3 मंथ्स का बात कर लेते हैं। तो जीएसटी कलेक्शन की बात करें तो जनवरी टू 24, फेब टू 24 एंड मार्च टू 24। तो अगर हम जनवरी की बात करें तो जनवरी में जो हमारा जीएसटी कलेक्शन रहा था 1.72 लाख करोड़, फिर फेब में 1.68 लाख करोड़, फिर मार्च में 1.78 लाख करोड़। तो ये हमारा लास्ट क्वार्टर हो गया FY24 का। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च तीनों मंथ हमने देख लिए। एक और देख लेते हैं बस, फोर्थ इज। तो फोर्थ इज हम आपके लिए लेकर आए हैं इन्फ्लेशन रेट। हम इसे इन्फ्लेशन रेट बोले या फिर हम रिटेल इन्फ्लेशन भी बोल देते हैं, रिटेल इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन के कैलकुलेशन की बात करें डियर, तो कैलकुलेशन आपका दो तरह के स्पेशली इंडेक्स होते हैं। एक होता है CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एक होता है WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स। हम कंसीडर CPI पे करते हैं। ठीक है, तो जनवरी मंथ का जो रहा था इन्फ्लेशन रेट वो कितना रहा, हम रिटेल इन्फ्लेशन देखेंगे, और फरवरी का देखेंगे। मार्च का भी अनाउंस नहीं हुआ है, जब अनाउंस हो जाएगा तो वो भी ध्यान रखेंगे, है ना। तो जनवरी 2024 में अगर हम बात करें तो ये रहा था 5.010%। ठीक है, और अब जो फरवरी में आया वो 5.09% रहा। ये जनवरी और फरवरी का हो गया। इसके साथ ही इससे पहले नवंबर और दिसंबर का भी अगर हम देख लें, नवंबर एंड दिसंबर। नवंबर 2023 में जो रहा था वो था आपका कितना, 5.55% था, और जो दिसंबर में रहा था 5.69% रहा था। तो ये लास्ट 4 मंथ्स का हमने देख लिया, लेकिन लास्ट 2 मंथ्स का आप ध्यान रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये सारे परसेंटेज और ये सारी चीजें जो मैंने डिस्कस की हैं ये आपको ध्यान रखनी है हमेशा हमेशा। धीरे धीरे कहीं आप लिख लेंगे और जो भी आपकी स्टडी टेबल है वहां पे आसपास मेंशन कर लेंगे, जिससे आप इनको भूलें नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलें स्टैटिक जीके के पार्ट की तरफ। स्टैटिक जीके में आप सभी को पता है नेशनल पार्क स्टार्ट कर दिए थे हम लोगों ने। राजस्थान के नेशनल पार्क कल 2 देख लिए थे। डेजर्ट नेशनल पार्क था 1992, केवलादेव घाना नेशनल पार्क था 1981। चलिए आज नए नेशनल पार्क देखेंगे हम लोग, कंप्लीट ही कर लेंगे आज, तीनों डिस्कस कर लेंगे। मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क आ रहा है, 2006 में फाइनली स्टैब्लिश हुआ। आपको देखो नाम ध्यान रखना होता है नेशनल पार्क का, और किस राज्य में है ये ध्यान रखना होता है। ईयर अगर ध्यान रख सकते हो तो बहुत अच्छा। ईयर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि नहीं नहीं ईयर भी आपको ध्यान रखना है ना। आपको केवल नेशनल पार्क पता होना चाहिए किस राज्य में है। राजस्थान में नेशनल पार्क है मुकंदरा हिल्स। अगर पूछा जाए मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क कहाँ है तो आपको स्टेट बताना होगा, राजस्थान में है। ठीक है, ये ऑप्शन दे दिया जाए राजस्थान में कौन सा नेशनल पार्क है तो आप ये पहचान लो। ठीक है, रणथंभौर नेशनल पार्क बहुत बार एग्जाम का पार्ट बना है, 1980 में फाइनली एस्टैब्लिश। ठीक है, तो 4 नेशनल पार्क हो गए, कल 2 डिस्कस किए थे जो आज भी हमने आपके साथ देखे। कौन कौन से थे, डेजर्ट नेशनल पार्क था, केवलादेव था, और आज नया जो नेशनल पार्क आया मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क। नेक्स्ट आपका आ रहा है लास्ट 5वां नेशनल पार्क जो आ रहा है सरिस्का नेशनल पार्क आ रहा है। ये भी कई बार डायरेक्टली एग्जाम का पार्ट बना है, 1992। क्लियर है इतना। चलो ये हमारा स्टैटिक जीके का पार्ट था। अब हम चलते हैं फटाफट से एमसीक्यूज की तरफ। तो फटाफट आप लोग आंसर करते चलेंगे भाई, है ना। अगर क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि कम टाइम मिल रहा है तो आप उसे पॉज कर लेंगे और फिर आंसर करिए। ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 1 मार्च 2024 से प्रभावी कोटक महिंद्रा बैंक के नए संयुक्त प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो बताइए, टाइम स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक में नए संयुक्त प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ठीक है, ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर, है ना, पूछा गया है। ज्वाइंट MD, ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर को पूछा गया है। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है KVS मानियन। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, KVS मानियन। ठीक है, और ये 1 मार्च 2024 से क्या हो गया, इफेक्ट में आ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, अप्रैल से कोटक महिंद्रा बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी की भूमिका कौन संभालेगा। मुख्य वित्तीय अधिकारी, चीफ
फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में कौन होगा? चीफ सीएफओ पूछा गया है। तो ये अप्रैल से कोटक महिंद्रा बैंक में मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में भूमिका संभालेंगे। तो इनका नाम क्या है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं। बताना है आपको देवांग घीवाला, शांति एकम्ब्रेम, मिलन नागनोर या फिर पाउल पैराम्बी। फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है, आंसर करते चले। अगर टाइम कम लग रहा है तो पॉज कर लो, हम चलते हैं आंसर की तरफ। ठीक है, पॉज करके आंसर कर दो। ठीक है, चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है यहाँ पर देवांग घीवाले, ऑप्शन ए आपका राइट हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इनोवेशन हैज द इंटरनेशनल कॉर्प्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स अनाउंस्ड? अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय के लिए अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान ने किस नवाचार की घोषणा की है? बताएं फटाफट से, है ना। ICRISAT, ठीक है, फुल फॉर्म दिया हुआ है इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। ठीक है, ऑप्शन आपके दिए हुए वर्ड्स फर्स्ट व्हीट स्पीड ब्रीडिंग प्रोटोकॉल है, वर्ड फर्स्ट पिजन पी स्पीड ब्रीडिंग प्रोटोकॉल है, या फिर वर्ड फर्स्ट मैज स्पीड ब्रीडिंग प्रोटोकॉल है। आपके साथ डिस्कस हुआ था, वर्ड फर्स्ट राइस स्पीड ब्रीडिंग प्रोटोकॉल है। टाइम स्टार्ट है, फटाफट आंसर करेंगे, चलेंगे आंसर की तरफ। देखें अगर तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अरहर दाल का स्पीड ब्रीडिंग प्रोटोकॉल है ये। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मिजोरम ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बताएं व्हेन इज मिजोरम फाउंडेशन डे ऑब्जर्व्ड? मिजोरम स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। अगर आपको लग रहा है टाइम कम है तो पॉज करिए वीडियो को, आंसर करिए, फिर आगे बढ़िए। ठीक है, चले आंसर की तरफ। तो हम चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है 20 फेब, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आंसर करते चलेंगे कमेंट बॉक्स में फटाफट से आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, मिजोरम भारत का 23वां राज्य बना था, कब बना था? ईयर बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, डायरेक्टली वन लाइनर क्वेश्चन बनेगा ये। एसएससी, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम, रेलवे एग्जाम, टीचिंग एग्जाम, है ना, और जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिजोरम भारत का 23वां राज्य बना है किस ईयर? व्हेन डिड मिजोरम बिकेम 33rd स्टेट ऑफ इंडिया? ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है, चले आंसर की तरफ। राइट आंसर है 1987, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 1987। नेक्स्ट इज हिमालयन बास्केट पहल का मुख्य फोकस क्या है? भाई हिमालयन बास्केट फाइनली लॉन्च किया गया। व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ द हिमालयन बास्केट इनिशिएटिव? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, बताना है आपको। मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू लोकल पीपल, प्रमोटिंग टूरिज्म इन उत्तराखंड, या फिर एक्सपोर्टिंग ट्रेडिशनल क्लोथिंग। फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है ना। तो बता दो फटाफट से कमेंट बॉक्स में, आंसर करते चलो, है ना, फटाफट से आंसर करते चलो। ओके वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपको ऑप्शन बी, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू लोकल पीपल। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू लोकल पीपल। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए फाइनली लोकल पीपल्स के लिए हिमालयन बास्केट को क्या किया गया? लॉन्च किया गया। ठीक है, चलो। अप्रैल में से अतिरिक्त जिम्मेदारी लेते हुए कोटक महिंद्रा बैंक में मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में कौन काम करेगा? बिल्कुल भाई, यहां पर पूछे गए हु विल सर्व एज द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। तो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भाई कौन अपॉइंट हुए हैं, बताएंगे फटाफट से। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एट कोटक महिंद्रा बैंक टेकिंग ऑन द एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम अप्रैल। फटाफट आंसर करेंगे, शांति एकम्ब्रेम है, देवांग घीवाले हैं, मिलन नागनोर है, या पाउल पैराम्बी है। फटाफट आंसर करें, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मिलन नागनोर, ऑप्शन सी आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विश्व स्तर पर विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 10th फेब, 20th फेब, 1 मार्च या 20th मार्च? फटाफट आंसर करें, व्हेन इज द वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस कमेमोरेट ग्लोबली? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका 20th फेब। ठीक है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस कमेमोरेटेड 20th फेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 फरवरी को वार्षिक विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में किसने नामित किया? मतलब किसने इसको शुरू किया मनाया जाना? Who designated February 20th Feb as the annual World Day of Social Justice? तो बताएं कब से किसके द्वारा इसको जो है मनाया जाना शुरू किया गया, रिकॉग्नाइज किया गया, डेजिग्नेटेड किया गया? आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूएनजीए है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है? ठीक है, तो ये सारे फुल फॉर्म्स भी दिए हुए हैं। और फाइनली बताएं
चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चंडीगढ़ में 11वें अंतरराष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। हु इनॉग्रेटेड द 11th इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल इन चंडीगढ़? फटाफट बताएं, टाइम स्टार्ट है आपका। बहुत ही सिंपल सा वन लाइनर क्वेश्चन हो रहा है, आपके साथ डिस्कस भी हुआ था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, पंजाब गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित जी, अनुराग ठाकुर जी हैं, या प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी? चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा, हमें इंतजार है आपके आंसर का। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित जी के द्वारा फाइनली इसे इनॉग्रेट किया गया, ऑप्शन बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ग्रुप रिस्क ऑफिसर एट कोटक महिंद्रा बैंक? भाई कोटक महिंद्रा बैंक बहुत आ रहा है भाई, 4 क्वेश्चन आ गए आपके निकल कर, है ना। चलिए, चीफ रिस्क ऑफिसर पूछे गए हैं, चीफ रिस्क ऑफिसर। ठीक है, तो फटाफट बता दें, कोटक महिंद्रा बैंक में इफेक्टिव हुए हैं, ये मार्च से इफेक्ट में आए हैं, है ना। मार्च से प्रभावी कोटक महिंद्रा बैंक के नए समूह मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शांति एकम्ब्रम आ रहे हैं, देवांग घीवाले आ रहे हैं, मिलिंद नौगौर आ रहे हैं, या पाउल पेराम भी आ रहे हैं? चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। चलते हैं आंसर की तरफ, चले चलो। राइट आंसर है पाउल पेराम। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में ये भी बता दें, मिजोरम का तो हो चुका है, अरुणाचल प्रदेश भी बताएं। 15 फेब, 20 फेब, 5 मार्च या 10 मार्च, 10 अप्रैल सॉरी। फटाफट आंसर करेंगे। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है 20 फेब, ऑप्शन बी आपका राइट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज, पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने से पहले अरुणाचल प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? ओके, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आया है, और ऑप्शन भी ऐसे हैं कि आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। ऑप्शन पे काम नहीं किया गया यहाँ पर, इस वजह से ऐसा है। लेकिन चलिए, आपका ये क्वेश्चन आसानी से तैयार होगा, लेकिन बहुत ही सिंपल सा हो गया। पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने से पहले अरुणाचल प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो अरुणाचल प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, NEFA। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश स्थित भारत का सबसे बड़ा मठ कौन सा है? बताइए। विच इज लार्जेस्ट मॉन्स्ट्री इन इंडिया लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश? ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, टाइम स्टार्ट है, फटाफट आंसर करेंगे। तवांग मॉनेस्ट्री है, नेम ड्रोलिंग मॉन्स्ट्री है, हेमिस मॉन्स्ट्री है, या फिर रोमचेक मॉन्स्ट्री है? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है तवांग मॉन्स्ट्री, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। इसी के साथ ही पीडीएफ कैसे मिलेगी? पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पर ऐड हो जाएं, नाम सर्च कर ले आयुष अग्निहोत्री, वहां से आपको मिल जाएगी, या फिर @EM थिंक टैंक आप टाइप करेंगे तो टेलीग्राम ग्रुप पर पहुंच जाएंगे, वहां भी पीडीएफ मैं आपको दे देता हूं। अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको टाइटल डिस्क्रिप्शन में मोर करना होगा, एंड अगेन मोर करना होगा, एक नया पेज ओपन होगा, डिस्क्रिप्शन ओपन होगा, डाउनलोड पीडीएफ का लिंक लगा होगा। अगर लिंक नहीं लगा है तो थोड़ा वेट कर लें, हमारी टेक्निकल टीम जैसे ही ऐड करेगी आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक पे टच करेंगे, एक नया पेज ओपन होगा, न्यू पेज में जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे आपको यहाँ पर डेट मिलेगी, डेट पे जाएंगे, आगे स्क्रॉल करेंगे तो आपको टाइटल मिल जाएगा, जहां पे टाइटल मिले टच करिएगा, बैक एंड पे पीडीएफ डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। ऊपर स्क्रॉल करके देखेंगे पीडीएफ डाउनलोड हो रही होगी, इसको टच करते ही, इसको टच करने से कोई पॉपअप नहीं आता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ऊपर देखेंगे स्क्रॉल करके पीडीएफ डाउनलोड हो रही होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप पीडीएफ ले सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे भी ले सकते हैं, टेलीग्राम पे मैं शेयर कर देता हूं। नेक्स्ट इज, चलते हैं विनर की तरफ, यानी कल का जो किस क्वेश्चन था उसका राइट आंसर क्या था? तो राइट आंसर था ऑप्शन बी, हैदराबाद। ये क्वेश्चन था हमारा, पर्यावरण अनुकूल और सक्रिय गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला सौर छत साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे का उद्घाटन कहां किया गया? तो ये किया गया, ऑप्शन बी राइट है, हैदराबाद। चलिए चलते हैं विनर अनाउंसमेंट की तरफ। विनर तो आप सभी हैं, लेकिन आज का रिकॉग्निशन किसे मिलने वाला है हम लोग देखते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के फर्स्ट विनर की तरफ, देखते हैं आज के हमारे फर्स्ट विनर कौन होगा। तो फर्स्ट विनर में नाम निकल कर आ रहा है, बिल्कुल सीनू तिवारी, सुमित्रा, बिल्कुल फर्स्ट टाइम मुझे लग रहा है सुमित्रा बिल्कुल आई हुई हैं यहाँ पर विनर में, और अभी मिश्रा। तो सीनू तिवारी, सुमित्रा, अभी मिश्रा, कॉन्ग्रेट्स, वेल डन, बहुत अच्छे, ये हमारे आज के फर्स्ट विनर है, कॉन्ग्रेट्स। चलते हैं सेकंड विनर की तरफ, सेकंड विनर का इंतजार है बेसब्री से, हम चलते हैं सेकंड विनर की तरफ। सेकंड विनर में नाम निकल कर आ रहा है श्रेया राज का, इंद्रजीत चक्रवर्ती एंड शिवानी सिंह का, कॉन्ग्रेट्स, वेल डन, बहुत अच्छे, ये हमारे आज के सेकंड विनर है। चलते हैं थर्ड विनर की तरफ। थर्ड विनर में नाम निकल कर आ रहा है आके चंदन दलाई, अमित, छाया और अनिल कुमार, बिल्कुल अनिल कुमार गुप्ता जी भी आ चुके हैं। चंदन दलाई, अमित, छाया और इसके बाद में अनिल कुमार, कॉन्ग्रेट्स, वेल डन, बहुत अच्छे, ये हमारे आज के वॉलंटियर हैं, थर्ड विनर है, सॉरी थर्ड विनर है ये आज के, चंदन दलाई, अमित, छाया और अनिल कुमार। चलते हैं वॉलंटियर की तरफ, देखते हैं वॉलंटियर कौन है आज के। वॉलंटियर की तरफ चलें तो वॉलंटियर में नाम निकल कर आ रहे हैं 5
माल्या अवस्थी हैं, मुस्कान चतुर्वेदी हैं, विकास हैं, ज्योति कुमारी पटना से हैं और हिमानी जैन हैं। ये हमारे आज के वॉलंटियर हैं। कॉन्ग्रेट्स कॉन्ग्रेट्स कॉन्ग्रेट्स, वेल डन, बहुत अच्छे। ये हमारे आज के वॉलंटियर हैं। तो ये डियर विनर अनाउंसमेंट। चलिए फटाफट चलते हैं टुडे क्विज क्वेश्चन की तरफ। आज का क्विज क्वेश्चन क्या होने वाला है देखते हैं। इसका आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स में सेशन एंड अप होने के बाद करना होगा। जिसका आंसर सबसे पहले राइट रिसीव होगा राइट स्पेलिंग के साथ, वही हमारा फर्स्ट विनर, सेकंड और थर्ड विनर में रिकॉग्नाइज किया जाएगा। चलिए चलते हैं आज के क्विज क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आज का क्विज क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री? इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, तो बिल्कुल आप ऑप्शन को देखकर राइट आंसर कर सकते हैं। राइट स्पेलिंग के साथ आपको टाइप करना होगा कमेंट बॉक्स में। जिसका आंसर सबसे पहले रिसीव होगा वही हमारा फर्स्ट विनर होगा। तो डियर एंड अगेन आपको, आप सभी को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईद मुबारक हो आप सभी को। तो इसी के साथ ही आई होप आपने सेशन को बहुत अच्छी तरह से एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो फटाफट से लाइक करें, अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, और अगर अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले महेंद्राज ऑफिशियल को। हम मिलते हैं कल फिर मॉर्निंग 7 AM। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.